शाह का बयान आता है, बजरंग दल पे सवाल करिए, वो लोग बजरंग बली पे कूद जाते हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं बजरंग बली को कैद किया जा रहा है। अरे भाई, बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आसमान का अंतर है। बजरंग बली मतलब क्या? बजरंग बली मतलब एक हनुमान जी। हनुमान मतलब क्या होता है? बहुत ही उपद्रव करने वाले, कूद फान करने वाले, डिसिप्लिन में नहीं रहने वाले। लेकिन भगवान राम की वो सेवा में रहे, वो डिसिप्लिन बन के रहे, इसीलिए बजरंग बली का पूजा होता है कि एक जो है हनुमान होते हुए भी इतना जो है अनुशासन प्रिय थे, इसलिए उनकी पूजा हम हिंदू लोग करते हैं। लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो जन्म लिए हैं इंसान में, लेकिन वो बनराई कर रहे हैं। बानरों की तरह कूद के मस्जिद के मीनार पे चढ़ना, बानरों की तरह कार्य करना। तो इस तरह के बंदर वाले संगठन से हमारे बजरंग बली का कंपेयर करना, ये हिंदू धर्म का अपमान है, हमारे बजरंग बली का अपमान है। मैं देखिए, देश समृद्ध कौन करता है, परिवार समृद्ध कौन करता है? अगर आपके परिवार में रोज लोग लड़ते रहे तो आप काम कर पाएंगे? आपका परिवार समृद्ध होगा? जिस परिवार में लोग रोज लड़ते हो, आपस में भाई भाई लड़ता हो, वह परिवार कभी समृद्ध नहीं होगा। तो इस देश को अभी विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। इस देश में अभी शांति की जरूरत है, इस देश में अभी प्रेम की जरूरत है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है। इसलिए जो भी उग्रवादी संगठन है उनको बैन करने का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, वह कहीं ना कहीं बेहतर लिया है। इससे जो है कर्नाटक में शांति स्थापित होगी, और जब शांति स्थापित होगी तो समृद्धि तो पीछे पीछे चल के आएगी। भी हाल में ही जो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई तरह के वादे किए हैं, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई तरह के वादे किए हैं, उस पर इनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये कर्नाटक के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है रविकांत भारती जी कि कर्नाटक चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो है जोड़ तोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। क्या इस बार भी जो है हंग असेंबली होगी, तीनों पार्टियों को जो है बहुमत नहीं मिलेगा, या फिर एक पार्टी जो है पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज होगी? देखिए, पिछले चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं फकीर आदमी हूं। कर्नाटक के जनता ने झोला उठवा भी दिया, लेकिन जोड़ तोड़ के एक विधायक को 20-20, 200 करोड़, 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ ऐसे जो है बजट पास करके पैसा देके विधायकों को तोड़ के वो लोग सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है जो झोला उठा के जाने वाला बात है, नरेंद्र मोदी की यह बात इस बार के कर्नाटक चुनाव में सही नजर आएगी। हमारा सवाल ये है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने कई वादे किए हैं कि जो बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा और जो है राशन की मात्रा जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जितने भी नफरती संगठन हैं, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो भी नफरत फैलाएगा कर्नाटक में, चाहे वो कोई भी संगठन हो, बजरंग दल हो, पीएफआई हो या फिर अन्य कोई संगठन हो, उसको बैन कर दिया जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और बजरंग दल को बैन किया जाता है तो? देखिए, जो भी उग्र संगठन है, उसमें पीएफआई हो या बजरंग दल, उसको बैन करने की जो बात है, इसको मैं पूर्णतया सपोर्ट करता हूं। इसलिए सपोर्ट करता हूं कि देखिए, ओडिशा में क्या हुआ था, पेस्टर ग्राहम बेल एक आदमी थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे और वहां के आदिवासियों को पढ़ाते थे। उनको जिंदा जला दिया गया 2 मासूम बच्चों के साथ। दारा सिंह, जो बजरंग दल का दारा सिंह का वहां जो कार्यकर्ता था, वह अभी तक जेल में है। तो ओवरऑल देखिए, इस तरह से मासूम बच्चों को जलाने का कार्य किया जाता है। अंत में एल.के. आडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, बादवा कमीशन का गठन किए और रिपोर्ट आया कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया से आके आदिवासी और गरीबों को पढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक भी धार्मिक जो है कन्वर्जन नहीं किया था, किसी भी आदिवासी को ईसाई नहीं बनाया था। तो ऐसे जो लोग शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनको जिंदा जला देना बच्चों के साथ, यह एक आतंकवादी घटना है। और ऐसे संगठन को 1997-98 में जब ओडिशा में ऐसा घटना हुआ था, तभी देश से बैन कर देना चाहिए। लेकिन यह संगठन अभी तक चलता रहा है, शर्म की बात है। हालांकि कर्नाटक में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसके बाद जो है नीतीश कुमार ने आज बयान दिया है कि जो है बिहार में भी बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो नफरत को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो किसी न किसी तरह से हिंसा को प्रमोट करते हैं, ऐसे संगठनों पे बैठ के विचार किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा। तो मैं नीतीश कुमार जी का जो ये है या कांग्रेस का जो ये वादा है, इसको मैं पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं और बहुत जोर शोर से समर्थन देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ बैन केवल बजरंग दल नहीं हो रहा है, बैन पीएफआई भी हो रहा है। अब पीएफआई कहता है हमें इस्लामिक मुल्क बनाना है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, ये लोग कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें क्या चाहिए? मैं रविकांत भारती, हम बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान वाला राष्ट्र सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी उसमें उतना स्थान है जितना महात्मा गांधी को स्थान है। तो यह देश में जो सेकुलर संगठन होंगे, शांति प्रिय संगठन होंगे, वो चलेंगे, और जो उग्र और एक्सट्रीमिस्ट संगठन होंगे उनको बैन करने के सिवा दूसरा और कोई
उपाय नहीं है। मैं कांग्रेस और नीतीश कुमार और मैं कहूँगा ममता बनर्जी ये सब सामने आए और विपक्ष ऐसे सामने आके ऐसे उग्र संगठन को बैन करने का जो है कदम आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें जो है राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी अपनी एक रैली के दौरान कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो बजरंग बली को ही कैद करना चाह रही है, बैन करना चाह रही है और उनको जो है उन पे ताला लगा देना चाह रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह का बयान आता है बजरंग दल पे सवाल करिए, वो लोग बजरंग बली पे कूद जाते हैं। वैसे मोदी जी कहते हैं बजरंग बली को कैद किया जा रहा है। अरे भाई, बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आसमान का अंतर है। बजरंग बली मतलब क्या? बजरंग बली मतलब एक हनुमान जी। हनुमान मतलब क्या होता है? बहुत ही उपद्रव करने वाले, कूद फान करने वाले, डिसिप्लिन में नहीं रहने वाले। लेकिन भगवान राम की वो सेवा में रहे, वो डिसिप्लिन बन के रहे, इसीलिए बजरंग बली का पूजा होता है कि एक जो है हनुमान होते हुए भी इतना जो है अनुशासन प्रिय थे, इसलिए उनकी पूजा हम हिंदू लोग करते हैं। लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो जन्म लिए हैं इंसान में, लेकिन वो बनराई कर रहे हैं, बानरों की तरह कूद के मस्जिद के मीनार पे चढ़ना, बानरों की तरह कार्य करना। तो इस तरह के बंदर वाले संगठन से हमारे बजरंग बली का कंपेयर करना ये हिंदू धर्म का अपमान है, हमारे बजरंग बली का अपमान है। मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुँचा के इस तरह से वे लोग सत्ता में बने नहीं रह सकते। अभी जो CSDS का सर्वे आया है, इससे पहले ABP का सर्वे आया, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस को एज है और कांग्रेस जो है अपने बल पर इस बार कर्नाटक में सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो क्या लगता है कि बजरंग बली के ऊपर जो मैनिफेस्टो में उन्होंने अपना बजरंग दल को शामिल किया है कि हम इसे बैन करेंगे, इस मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल करने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है, तो क्या लगता है कि पूरा चुनाव जो है बदल जाएगा? क्योंकि अब तक तो जो है बेरोजगारी पे बात हो रही थी, भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी कर्नाटक में, लेकिन अब तो जो लग रहा है ये जो है कि पूरी तरीके से ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं यह बिल्कुल नहीं होने वाला है कोई भी ध्रुवीकरण। क्यों? क्योंकि बेंगलोर जो है ना वो IT कैपिटल है भारत का। IT कैपिटल मतलब जितने बड़े बड़े कंप्यूटर के ऑफिसेस हैं वहाँ पे हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जाहिल लोग रहते तब हम बता सकते हैं कि हनुमान चालीसा जो है, हनुमान जी, बजरंग दल, इस तरह से जो जोड़ के हनुमान चालीसा और हनुमान जी को बदनाम किया जा रहा है उस भावना में बह सकते थे। लेकिन वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि बजरंग बली का पूजा करना चाहिए, बजरंग बली को क्या सम्मान देना चाहिए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान देना चाहिए, उनका क्या इलाज करना चाहिए, वहाँ के लोग बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा होगा साफ। ये सीधे तौर पे आप समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ जाहिल लोग नहीं हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और वह समझ में आ जाएगा। बस चुनाव 10 तारीख को है, उसके बाद आप इंतजार करिए, रिजल्ट सामने रहेगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अपनी मैनिफेस्टो में ऐसी बातों को डालने की क्या ज़रूरत होगी, जबकि वहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। 40% कमीशन जो है वो चस्पा हो गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जब अच्छा खासा कैंपेन चल रहा था, अच्छी खासी बातें हो रही थी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा था, तो इस तरह की बातों को अपने मैनिफेस्टो में डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, देश समृद्ध कौन करता है, परिवार समृद्ध कौन करता है? अगर आपके परिवार में रोज लोग लड़ते रहे तो आप काम कर पाएंगे? आपका परिवार समृद्ध होगा? जिस परिवार में लोग रोज लड़ते हो, आपस में भाई भाई लड़ता हो, वह परिवार कभी समृद्ध नहीं होगा। तो इस देश को अभी विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। इस देश में अभी शांति की जरूरत है, इस देश में अभी प्रेम की जरूरत है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है। इसलिए जो भी उग्रवादी संगठन है उनको बैन करने का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, वह कहीं ना कहीं बेहतर लिया है। इससे जो है कर्नाटक में शांति स्थापित होगी और जब शांति स्थापित होगी तो समृद्धि तो पीछे पीछे चल के आएगी। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि वो किसी भी तरह की जो नफरती संगठन होगी, जो हिंसा और नफरत को बढ़ावा देगी, उसको बैन करेगी? उसके बाद नीतीश कुमार का बयान आया, आपने कहा है, तो क्या लगता है कि बिहार में भी ये हो पाएगा या फिर सिर्फ चुनावी जुमला साबित होगा? बिहार में बिल्कुल हो पाएगा। बिहार जानते हैं अहिंसा के लिए जाना जाता है। महावीर जो है या जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? देखा जाए तो क्षत्रिय थे। महावीर भी थे उसमें से, वो बिहार के थे। बुद्ध कहाँ के थे? बिहार के थे। महात्मा गांधी भले ही गुजरात और अफ्रीका में आंदोलन किए हो, लेकिन उन्होंने अपना कर्म भूमि जो चुना, चंपारण बिहार को चुना। और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसा नेता था। याद है लालू प्रसाद यादव का भाषण, जिसमें कहता है कि इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, इंसान के रहना जरूरी है। अडवाणी जी अपना रथ वापस ले जाओ और नहीं तो मैं गिरफ्तार करके अंदर करूंगा। तो यह लालू यादव की भी भूमि है और नीतीश कुमार जैसे सेकुलर लोगों की भूमि है। तो याद रखिए, बिहार में बिल्कुल बजरंग दल और जो भी उग्र संगठन है वो बैन होंगे और वहाँ जो है शुरू से शांति और प्रेम का संदेश का बिहार भूमि रहा है, वहाँ पे शांति और प्रेम स्थापित होगा।